अरे अनुपमा दीदी, आप यहाँ इस समय कैसे? सब ठीक तो है ना? कुणाल अचानक से अपनी दीदी को देखकर हैरान रह गया था। इस बार सप्ताह भर की छुट्टी लेकर आई हूँ। सोचा घर बाद में जाऊंगी, पहले तुमसे मिल लूँ। अनुपमा ने गंभीर स्वर में कहा तो कुणाल को लगा दीदी कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। कोई बात नहीं दीदी, अच्छा हुआ आप यहाँ पहले आ गईं। वैसे भी कौन सा आप रोज यहाँ आती हो। दीदी आप जरा 5 मिनट बैठो, मैं अभी आधे दिन की छुट्टी लेकर आता हूँ। आज तुम्हें बढ़िया चाइनीज खाना खिलाऊंगा। लाउंज में पड़े सोफे की तरफ बैठने के लिए इशारा करके कुणाल कार्यालय के अंदर चला गया। अनुपमा अपने ही विचारों में डूबी हुई थी। तभी अचानक से कुणाल ने उसकी तंद्रा भंग की। चलें। अनुपमा चुपचाप उठकर चल दी। उसकी ये चुप्पी कुणाल को बहुत ही अजीब लग रही थी। ये तो उसके स्वभाव के विरुद्ध था। जिजीविषा से भरपूर अनुपमा बात बात पर ठहाके मारकर हंसने लगती, चुटकुले सुनाती और हर देखी सुनी घटना को नमक मिर्च लगाकर सुनाती। फिर ऐसा क्या हो गया था कि वो बिल्कुल गुमसुम और बहुत ही उदास हो गई थी। कुणाल, मैं यहाँ चाइनीज खाने नहीं आई, अनुपमा ने कुणाल से बहुत ही धीरे कहा। वो तो मैं देख ही रहा हूँ दीदी, पर हुआ क्या है आप मुझे बताओ। राजवीर से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर कोई और गंभीर समस्या खड़ी हुई है? कुणाल की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। राजवीर और झगड़ा? क्या सभी को अपने जैसा समझ रखा है? तुमको पता है राजवीर मेरा और अपनी माँ का कितना ख्याल रखते हैं, और मेरी सासू माँ उनके व्यवहार से तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। अनुपमा ने अपने भाई कुणाल से कहा, मैं सब जानता हूँ दीदी। सच पूछो तो तुम्हारी खुशहाल गृहस्थी देखकर कभी कभी मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है। कुणाल उदास भाव से मुस्कुराया। कुणाल, जीवन को खुशियों भरा या दुख भरा बनाना अपने हाथ में ही है। सच पूछो तो मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। कम से कम मुझे तुमसे व प्रिया से ऐसी आशा नहीं थी। आज सुबह माँ ने मुझे फ़ोन किया था। फ़ोन पर ही वो कितना रोई। कह रही थी कि तुम अब विवाह से पहले वाले कुणाल नहीं रह गए हो। प्रिया तुम्हें उंगलियों पर नचाती है और तुम नाचते हो। राम, अनामिका और माँ की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। अनुपमा ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। और क्या कह रही थी माँ मेरे बारे में? दीदी वो भी बता दो मुझे। वो मुझसे क्या कहेंगी बेचारी। इस आयु में पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए। 3 वर्षों में ही उनका क्या हाल हो गया है। राम और अनामिका का भार उनके कंधों पर है, और तुम उनसे अलग रहने की बात सोच रहे हो। अनुपमा के स्वर में इतनी कड़वाहट थी कि कुणाल को ऐसा लग रहा था कि जैसे इस आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली युवती को वो जानता तक नहीं। उसे उम्मीद थी कि घर का और कोई सदस्य उसे समझे या ना समझे, लेकिन उसकी अनुपमा दीदी उसे अवश्य समझेंगी। पर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ रहा था। अब कहाँ खो गया कुणाल? तुम मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? अनुपमा बहुत झुंझला गई थी। आपने मुझे जवाब देने योग्य रखा ही कहाँ है दीदी? मेरे मुंह खोलने से पहले ही आपने तो एक तरफा फैसला ही सुना डाला कि सारा दोष मेरा और प्रिया का ही है। कुणाल थोड़ा सा नाराजगी भरे स्वर में बोला। ठीक है, तो फिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारा पक्ष सुनने के लिए ही मैं आई हूँ यहाँ, वरना तुमसे घर पर भी मिल सकती थी। दीदी, अब मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, और ना ही आपसे बीच बचाव की आशा रखता हूँ। मैं केवल आपसे तटस्थता की उम्मीद रखता हूँ। मैं चाहूँगा कि दीदी आप एक सप्ताह का अवकाश लेकर हमारे साथ आकर रहो। पता नहीं आप मुझसे कैसी तटस्थता की आशा लगाए बैठे हो। माँ बहन आंसू बहाए तो मैं कैसे तटस्थ रहूँगी? अनुपमा बहुत गुस्सा हो गई थी। दीदी आप हमें अकेला छोड़ दो, हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं। कुणाल ने अनुपमा से अनुनय किया। सही कहा तुमने, अब तुम्हारे लिए अपनी सगी बहन भी पराई हो गई।
माँ ठीक ही कह रही थी कि तुम बहुत बदल गए हो। प्रिया सचमुच तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है। अनुपमा दीदी, शायद आप भूल गई हो, प्रिया तो आपकी ही सहेली है। आपने ही उससे मेरे विवाह की वकालत की थी, पर आज आप भी माँ के सुर में सुर मिला रही हो। यही तो रोना है कुणाल। मैंने सोचा था वो माँ को खुश रखेगी, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर हुआ उसका उल्टा ही। दीदी, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, केवल एक प्रार्थना करूंगा कि आप कुछ दिन हमारे साथ रहो, तभी आपको यहाँ की स्थिति का पता चलेगा। ठीक है कुणाल, यदि तुम यही चाहते हो तो मैं यहाँ कुछ दिन रह जाती हूँ। मैं आज ही राजवीर से बात करती हूँ। अनुपमा उठकर खड़ी हुई। तो दीदी, आप कब आ रही हो हमारे यहाँ रहने? कुणाल ने बल देते हुए प्रश्न किया। तुम्हारे यहाँ? अनुपमा हंस दी। तो अब ये घर मेरा नहीं रहा क्या? दीदी, मैं आपको शब्द जाल में उलझा भी लूँ तो क्या? सत्य तो यही है कि अब तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है। कुणाल ने भी हंसकर जवाब दिया। लगभग सप्ताह भर के बाद अनुपमा को सूटकेस व बैग समेत आते देखकर छोटी बहन अनामिका दूर से ही चिल्लाई, अरे दीदी, आप यहाँ? क्या जीजाजी से झगड़ा हो गया आपका? ऐसे क्यों पूछ रही हो? बिना झगड़ा किए क्या मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती? ले, रोहन को पकड़। उसने गोद में उठाए हुए अपने पुत्र की ओर संकेत किया। अनामिका ने अनुपमा की गोद से रोहन को ले लिया और बाहर की ओर भागी। रुको अनामिका, कहाँ जा रही हो? अभी आ जाएगी अनुपमा, चिंता मत कर। रोहन को अपनी सहेलियों से मिलवाने गई है। उसको छोटे बच्चों से कितना प्यार है तू तो जानती ही है। माँ ने अनुपमा को गले लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, अब अनामिका इतनी छोटी भी नहीं है जो इस तरह का व्यवहार कर रही है। अरे अनुपमा, तू अब अंदर चल। इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना खून मत जलाया कर। माना अभी अनामिका में बचपना है, पर एक बार विवाह हो जाएगा तो अपने आप ही जिम्मेदारी समझने लग जाएगी। माँ अनुपमा का हाथ पकड़कर अंदर लिवा ले गईं। हाँ, विवाह की बात से याद आया, अनामिका कब तक बच्ची बनी रहेगी? नौकरी क्यों नहीं ढूंढती? इस तरह विवाह में भी सहायता मिलेगी। अनुपमा ने अपनी माँ से कहा। बहन का विवाह करना भैया भाभी का कर्तव्य होता है, उन्हें क्यों नहीं समझाती? मेरी फूल सी बच्ची नौकरी करके अपने लिए दहेज जुटाएगी क्या? माँ बहुत गुस्सा हो गई। अरे माँ, गुस्सा क्यों होती हो? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, पर आजकल तो अधिकतर लड़कियां नौकरी करने लगी हैं। ससुराल वाले भी कमाऊ बहू चाहते हैं। हमारे यहाँ इनकी दूर के रिश्ते की मौसी का लड़का आशीष बैंक में काम करता है, पर उसे कमाऊ बीबी चाहिए। वैसे भी इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? अनामिका काम करेगी तो उसको इधर उधर घूमने का समय नहीं मिलेगा, और फिर अपना भी कुछ पैसा जमा कर लेगी। तुम्हें याद है ना माँ, पिताजी ने पढ़ाई समाप्त करते ही मुझे नौकरी करने की सलाह दी थी। पिताजी हमेशा लड़कियों के स्वावलंबी होने पर जोर देते थे। अनुपमा बोली। अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? जरा सी बच्ची के कंधों पर नौकरी का बोझ क्यों डालना चाहती हो? तभी कुणाल का स्वर सुनकर अनुपमा चौंक कर मुड़ी तो देखा प्रिया व कुणाल न जाने कितनी देर से पीछे खड़े थे। कुणाल के स्वर का व्यंग उससे छिपा न रह सका। अनुपमा ने कुणाल से कहा, बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। माँ बोली, अनुपमा, ये दोनों तो रोज ही ऐसे आते हैं अंधेरा होने के बाद। क्या करें, बस से यहाँ तक पहुँचने में 6 से 6:30 तो हो ही जाते हैं। फिर शिशुगृह से तन्मय को लेते हुए आते हैं, इसीलिए 10-15 मिनट और लग जाते हैं। क्या तन्मय को शिशुगृह में छोड़कर जाती हो? घर में माँ व अनामिका दोनों ही रहती हैं। क्या तुम दोनों को उन पर जरा सा भी विश्वास नहीं है? जरा से बच्चे को परायों के भरोसे छोड़कर जाती हो। प्रिया बिना कुछ बोले तन्मय को गोद में लेकर
रसोई घर में चली जाती है। माँ, तुम इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं? जरा से बच्चे को शिशुगृह में डालकर रखा है। आप दोनों के होते हुए तन्मय शिशुगृह में रहे, ये अच्छी बात नहीं है माँ। बेटी, मैंने कहा है, मेरी दशा तो तुझसे छिपी नहीं है। हमेशा जोड़ों में दर्द रहता है, ऐसे में मुझसे तो तन्मय संभलता ही नहीं। और अनामिका को तू जानती है, घर में टिकती ही कब है वो। कभी इस सहेली के यहाँ तो कभी उस सहेली के यहाँ घूमती रहती है। अनुपमा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध बैठी रही। एक पल के लिए उसे लगा उसके सामने उसकी माँ नहीं, कोई और स्त्री बैठी है। उसकी माँ के हृदय में तो प्यार का अथाह समुद्र लहलहाता था। पर इतनी तंग दिल कैसे हो गई? तभी प्रिया चाय बनाकर लाई। तन्मय भी अपना दूध का गिलास लेकर घूमता हुआ वहीं आ गया। अचानक ही अनुपमा को लगा कि उसे आए हुए आधे घंटे से भी ऊपर हो गया है, पर किसी ने उससे पानी को भी नहीं पूछा। शायद सब प्रिया की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अनामिका तो रोहन को लेकर ऐसी अदृश्य हुई कि अभी तक घर नहीं लौटी थी। झटपट चाय पीकर प्रिया और रसोई घर में जाकर जुट गई। अनुपमा अपना कप रखने गई तो देखा सिंक बर्तनों से भरा पड़ा है और प्रिया जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने में लगी है। ये क्या, आज काम वाली नहीं आई? अनायासी अनुपमा के मुंह से निकला। अनुपमा, आप तो जानती हैं, आजकल बड़े शहरों में आसानी से काम वाली कहाँ मिलती है। ऊपर से माँ जी को किसी का काम पसंद भी तो नहीं आता। सुबह मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है, इसीलिए सब कुछ शाम को ही निपटाना पड़ता है। अच्छा प्रिया, तो ये बताओ कि आज खाने में क्या पकेगा? मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ, अनुपमा ने कहा। अनुपमा, फ्रिज में देख लो, सब्जियाँ रखी हैं, जो खाना है बता दो, बना लेंगे। क्या कहूँ प्रिया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे आने से तेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कैसी बातें कर रही है अनुपमा? कुणाल की बहन होने के साथ ही तू मेरी सबसे प्यारी सहेली भी है। ये कैसे भूल गई पगली? इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है तो मुझे बुरा कैसे लगेगा? अनजाने ही प्रिया की आंखें छलछला आई। फ्रिज में सब्जियां निकाल कर काटने के लिए अनुपमा माँ के पास जा बैठी। अरे ये क्या, 4 दिनों के लिए मेरी बेटी मायके क्या आ गई? तुरंत ही सब्जियां पकड़ा दी उसे। माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया था। अरे माँ, ये क्या बोल रही हो? किसी ने सब्जी मुझे पकड़ाई नहीं है, मैं खुद सब्जियां लेकर आई हूँ। खाली ही तो बैठी हूँ, बातें करते हुए कट जाएंगी। अनुपमा ने बात पूरी भी नहीं की थी कि कुणाल ने आकर उसके हाथ से थाली ले ली और कुर्सी खींचकर वहीं बैठकर सब्जियां काटने लगा। ये बैठा है ना जोरू का गुलाम, ये सब्जी काट देगा, खाना बना लेगा, तन्मय को नहला धुला भी देगा, दिन रात पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। माँ का व्यंग सुनकर कुणाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो कोई कड़वा उत्तर देता इससे पहले ही अनुपमा बोल पड़ी। माँ, आपको क्या हो गया है? आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रही हो? माँ, क्या हुआ? कुणाल अपने घर का काम ही तो कर रहा है। उसने हंसकर वातावरण को हल्का बनाने का प्रयत्न किया। जो काम जिसका है उसी को शोभा देता है। कुणाल को तो मैंने उसके पैर तक दबाते हुए देखा है। कुणाल अपनी माँ की बातें चुपचाप बैठा सुन रहा था। उससे रहा नहीं गया, उसने बोल ही दिया। दीदी, उस दिन बेचारी प्रिया दर्द से तड़प रही थी, उसको बहुत तेज बुखार था। कुणाल ने धीरे से कहा। फिर भी पति पत्नी की सेवा करे, तौबा तौबा। माँ ने कानों पर हाथ रखते हुए आंखें मूंद कर अपने भाव प्रकट किए। माँ, अब वो जमाना नहीं रहा। पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए की तरह मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। अनुपमा, अब तुम मुझे सिखाओगी? मैं सब जानती हूँ, हमने भी खूब गृहस्थी चलाई है। तुम 4 भाई बहनों को मैंने ही पाला है और मेरी सास तो तिनका भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखती थी। इसमें बुराई क्या है? माँ,
राजवीर की माँ तो घर व हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। ठीक है, रखती होंगी, पर मुझसे नहीं होता। पहले अपनी गृहस्थी में खटते रहे, अब बेटे की गृहस्थी में कोल्हू के बैल की तरह जुते रहें। हमें भी घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए कुछ समय चाहिए कि नहीं? पर नहीं, बहुरानी का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। नौकरी जो करती है मैडम जी। माँ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। माँ, यदि आपको नौकरी करने वाली लड़की पसंद नहीं थी तो विवाह से पहले आपने पहले शर्त यही क्यों नहीं रखी थी? अनुपमा ने माँ को समझाना चाहा। हाँ हाँ, तू भी मुझे ही कह ले, अब इसमें भी हमारा ही दोष है। अरे, एक क्या तेरी भाभी ही नौकरी करती है? आजकल तो सभी लड़कियां नौकरी करती हैं, साथ ही घर भी बहुत अच्छे से संभालती हैं। माँ भला कब हार मानने वाली थी? अनुपमा चुप रह गई। उसे लगा माँ को कुछ समझाना असंभव है। दूसरे दिन सुबह ही अनुपमा भी तैयार हो गई तो प्रिया के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ये क्या अनुपमा, आज ही जा रही हो क्या? सोचती हूँ तुम लोगों के साथ ही निकल जाऊंगी, फिर कल से ऑफिस चली जाऊंगी। क्यों व्यर्थ में मैं अपनी छुट्टियाँ बर्बाद करूँ? अनामिका के विवाह में तो छुट्टियाँ लेनी ही पड़ेंगी, अनुपमा बोली। अनुपमा, तुम कहो तो मैं 2 दिनों की छुट्टियाँ ले लूँ। आई हो तो कुछ दिन रुक कर जाओ। नहीं, अगली बार जब 3-4 दिनों की छुट्टियाँ होंगी तब आऊँगी। इस तरह तुम्हें भी छुट्टियाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। बेचारी मेरी बेटी एक दिन के लिए आई थी, लेकिन उसको जरा भी आराम करने को नहीं मिला। सारा दिन घर के काम में ही जुटी रही। रुक कर भी क्या करे मेरी बेटी, जब यहाँ भी उसको स्वयं ही पका कर खाना है। तो माँ अनुपमा को इतनी जल्दी जाते देख अपना ही रोना रो रही थी। अब जो होना है सो हो गया। मैं आई थी कुणाल व प्रिया को समझाने, पर अब उन दोनों को किस मुंह से समझाऊं, जब उन दोनों की कोई गलती ही नहीं है। प्रेम व सद्भाव की ताली क्या भला एक ही हाथ से बजती है? अनुपमा सोच रही थी। अच्छा दीदी, कुणाल ने बस से उतरकर उसके पैर छुए। प्रिया बस से पहले ही उतर गई थी। कुणाल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उपदेश देने का मुझे कोई हक है। फिर भी देखना, राम की नौकरी व अनामिका के विवाह तक साथ निभा सको तो। कहती हुई अनुपमा मुड़ गई और बस की सीट पर बैठ गई। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसका मन बहुत भारी हो गया है। कहीं थोड़ा एकांत मिल जाए तो वो फूट फूट कर रो ले। इसी तरह छोटे मोटे झगड़ों के साथ दिन गुजर रहे थे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अनामिका की शादी तय हो गई थी। कुणाल ने अपनी बहन के लिए लड़का बहुत ही अच्छा देखा था। वो लोग बहुत ही सभ्य परिवार के थे। कुणाल मन ही मन सोच रहा था, कहीं अनामिका कुछ ऐसा वैसा ना कर दे जिससे उसको बातें सुननी पड़े। कुणाल ने अनुपमा को अनामिका की शादी तय हो गई इसके बारे में बताया तो अनुपमा सुनकर बहुत खुश हुई। 1 हफ्ते के बाद अनामिका की शादी थी। अनुपमा अनामिका की शादी के लिए अपने मायके आ गई थी। कुणाल और प्रिया ने शादी की तैयारी बहुत ही अच्छे से की थी। अनामिका की धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। वो अपनी ससुराल चली गई। अनामिका को अपनी ससुराल में सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। आज अनामिका को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी भाभी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। उसने कभी भी अपनी भाभी की किसी भी काम में कोई सहायता नहीं की। आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अनामिका का पति उसकी कोई भी सहायता नहीं करता था। इसीलिए अनामिका को आज अपने भाई की याद बहुत आ रही थी, क्योंकि वहाँ तो भैया भाभी दोनों मिलकर काम कर लेते थे। एक दिन अनामिका ने अपने भाई कुणाल के पास फ़ोन किया। भैया, आप सब लोग कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? आप लोगों की बहुत याद आती है मुझे। यहाँ पर सब ठीक है छुटकी, तू बता वहाँ पर सब लोग कैसे हैं? तू वहाँ पर खुश तो है ना? हाँ भैया, यहाँ सब बहुत अच्छा है और मैं भी बहुत खुश हूँ। अनामिका के अंदर आज इतनी भी हिम्मत नहीं थी
कि वो अपने भैया भाभी से कह सके कि वहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वो घर के सारे काम खुद अकेले ही करती है। अच्छा भैया, मैं फ़ोन रखती हूँ, मम्मी जी मुझे बुला रही हैं। अनामिका बैठी बैठी रोती रही। अनामिका को अपनी गलती का तो एहसास हो गया था कि उसका भाई जोरू का गुलाम नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छा पति है जो अपनी बीवी की हर काम में मदद करता है। और मुझे ये बात माँ को समझानी पड़ेगी कि भैया जोरू के गुलाम नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे पति हैं। अनामिका ने अपनी माँ के पास फ़ोन किया। मम्मी, यहाँ पर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप तो जानती थी मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, सारा काम भाभी अकेले ही करती थी। भैया उनके काम में मदद कर दिया करते थे तो हम लोग उनको जोरू का गुलाम कहते थे। पर आज मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा पति भी मेरी काम में मदद करता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाभी ने इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया। मुझे तो कुछ दिन भी काटे नहीं जा रहे। माँ, मुझे लेने के लिए भैया को भेज दो। मैं कुछ दिनों के लिए घर आना चाहती हूँ। और माँ, भाभी की आप भी मदद कर दिया करो, वो पूरा घर संभालती हैं। माँ, अगर आप भाभी की मदद कर देंगी तो भैया को घर का काम नहीं करना पड़ेगा, वो भी आराम से 2 पल गुजार सकेंगे। माँ, आज मुझे अपने भाई पर बहुत ही गर्व हो रहा है। अगर कोई उसे जोरू का गुलाम कहे तो मैं उसे बुरा नहीं मानती, क्योंकि मेरा भाई सबसे अच्छा है और मेरे भाई जैसा पति किस्मत वालों को मिलता है। प्रिया भाभी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उनको कुणाल भैया जैसा पति मिला। प्रिया ने अनामिका और माँ की बातें सुन ली थी। उसने पूरी बात कुणाल को बता दी। कुणाल अनामिका को लेने के लिए उसके ससुराल गया। अपने भाई कुणाल को देखकर अनामिका बहुत खुश हो गई थी। वो कुणाल के लिए चाय बनाने गई तो कुणाल ने अनामिका के ससुराल वालों से बात की। माँ जी, अनामिका बहुत भोली है, उसने कभी घर का कोई काम नहीं किया। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा और हो सके तो काम में उसकी मदद कर दीजिएगा। अनामिका के ससुराल वाले थे तो बहुत सभ्य, लेकिन वो भी घर के काम में अनामिका का हाथ नहीं बटाते थे, इसीलिए कुणाल को समझाना पड़ा। कुणाल बेटा, आप चिंता मत करो, अनामिका को कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ, आप निश्चिंत होकर उसको घर ले जाइए। कुणाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे जोरू का गुलाम कहें या कुछ और। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।